दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टारगेट फ्री थ्रेसर क्लास में। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे, एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे फटाफट से। और आज की इस क्लास में हम लोग रोज़ की तरह टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे एक बार और मुझे बता दीजिए वॉइस क्लियर है कि नहीं, और एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे। जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक करिए। जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसमें फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है। और जो लोग भी चैनल में पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। तो देरी ना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या होगा, बताइए। मीजल्स के चकते सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, मीजल्स के चकते सबसे पहले कहाँ पे दिखाई देते हैं। धड़ पे, चेहरे पे, हाथों पे या पैरों पे। बताइए सभी लोग, देखते हैं कितने लोग का राइट आंसर आता है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी दिए हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कहाँ पे सबसे पहले दिखाई देता है, तो आपका दिखाई देता है, ठीक है, चेहरे पे। ठीक है, मीजल्स का जो टीका होता है सबसे पहले कहाँ पे दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है चेहरे पे। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं हो गया इसका टीका, तो मीजल्स का। ठीक है, सॉरी, मीजल्स के चकते होते हैं जो, ठीक है, मीजल्स में जो चकते होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, तो चेहरे पर दिखाई देते हैं। और आप लोग बताइए कौन से कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एमडीटी, ठीक है, एमडीटी किस बीमारी में दी जाती है, तो सभी लोग बताएंगे पोलियो में, ठीक है, टीबी में, लेप्रोसी में या एड्स में। तो मुझे बताइएंगे एक बार सभी लोग। और काफ़ी उम्मीद है आप सभी का, ठीक है, पढ़ाई स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, चलिए तो बताइए, अच्छे से कंटिन्यूटी बनाए रखें। ये नहीं कि सर्दी आ गई तो इसमें आप लोग, ठीक है, रजाई में घुसे रहें। ठीक है, सुबह निकलना ही पड़ता है। बताइए सभी लोग जल्दी से, थोड़ा निकलेंगे तभी फ़ायदा होगा आगे जाके। और इतना ज़्यादा ठंडी पड़ भी नहीं रहा है अभी। चलिए सेकंड का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं कि क्या हो जाएगा, तो लेप्रोसी। ध्यान रखेंगे, लेप्रोसी जो कि एमडीटी बीमारी में दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हो जाएगा आज का थर्ड नंबर। बताएंगे डिप्थीरिया सबसे ज़्यादा किस माध्यम से फैलता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर करिए। डिप्थीरिया सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से फैलता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, जो लोग भी ऑप्शन बी दिए यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वेरी गुड। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा डिप्थीरिया सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से फैलता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फोर्थ नंबर। बताएंगे सभी लोग जल्दी से, टेटनस किस माध्यम से फैलता है। मुझे बताइए टेटनस जो होता है किस माध्यम से फैलता है। घाव को टेटनस बीजाणुओं द्वारा संक्रमण होने से, दूषित पानी से, दूषित भोजन से, उपयुक्त सभी से। तो मुझे बताइए किससे फैलता है टेटनस। ठीक है, तो सभी लोग बताइए जल्दी से किससे फैलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई भी लॉजिक नहीं है, ऑप्शन बी और सी का। ठीक है, दूषित भोजन से जो कि कीटाणुओं के द्वारा फैलता है। ठीक है, घाव पे, घाव का टिटनस बीजाणुओं द्वारा संक्रमण होने से, ठीक है, टिटनस जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा संक्रमण होने से टिटनस फैलता है। ठीक है, चलिए घाव पे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी यदि आप कील वगैरह लग जाती है तो आप लोग टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं कि कहीं टिटनेस खो ना जाए, टिटनेस का शिकायत ना आ जाए। ठीक है, इसीलिए लगवाया जाता है। कहीं घाव हो तो उस पर इन्फेक्शन की ज़्यादा रहती है दिक्कत, उसीलिए लगवाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ नंबर बताएंगे, हेपेटाइटिस बी का इंक्लूबेशन पीरियड कितना होता है, तो कितने ईयर का होता है। मुझे बताइए, 3 से 5 साल, 6 से 10 साल, 45 से, सॉरी 6 से 10 दिन, या 45 से 10 दिन, या 2 से 6 दिन। तो मुझे बताइए एक बार जल्दी से कितने दिन की होती है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का इंक्लूबेशन पीरियड। देखते हैं कितने लोग राइट आंसर आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि 45 से 180, यानी कि 45 से 180 दिन तक हेपेटाइटिस बी का इंक्लूबेशन पीरियड होता है। क्लियर होगा कितना होता है,
तो 45 से 180 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो मुझे बताइए सभी लोग। डिप्थीरिया, इससे पहले आपका पूछा गया है हेपेटाइटिस बी का, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया किसका, तो डिप्थीरिया का क्या हो जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2 से 6 दिन तक, ठीक है, 2 से 6 दिन तक जो कि डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। और चलिए कल न्यूज़पेपर में भी आया था कि आपकी एनएम की वैकेंसी 10,000 तक आने वाले यूपी में, ठीक है, और राजस्थान में भी। तो आप लोग अच्छे से जुड़ जाएं, पढ़ाई करते रहें, ये नहीं कि पिछली बार जैसे 9212 में आप लोगों ने किया, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम डेट आया तो पढ़ाई शुरू किया, फिर एग्ज़ाम डेट कैंसिल हो गया, फिर छोड़ दिया, ठीक है, उसी वजह से काफ़ी लोगों का है 1-1 नंबर 2-2 नंबर से, ठीक है, 0.05 से रह गया है, 0.525 से रह गया है। तो आप लोग इसका ध्यान देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन यदि आप गलत करके आते हैं तो समझिए 1 साल का या कई साल, पता नहीं कितने दिनों पे वैकेंसी आएगी, तो उसका आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहें, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 2 से 6 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 7th नंबर बताएंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी कुपोषण के कारण नहीं होती है। 7th का आंसर करिए, निम्न में से कौन सी बीमारी कुपोषण के कारण नहीं होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो कि आपकी कुपोषण के कारण नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 8 नंबर, कंगारू मदर केयर किस बीमारी के इलाज में लाभदायक होता है, मुझे बताएंगे। कंगारू मदर केयर होता है किस बीमारी के लिए इलाज में लाभदायक होता है, मुझे बताइए किसके लिए हेल्पफुल ज़्यादा रहता है, मुझे बताएंगे सभी लोग। कंगारू मदर केयर दौरे, तापमान की कमी, पेट दर्द या एन्यूरेसिस। तो सब लोग एक बार आंसर करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो तापमान की कमी, ठीक है। कंगारू मदर केयर किस बीमारी के इलाज में लाभदायक होता है, तो वो होता है आपका किसमें, तो तापमान की कमी में, ठीक है, तापमान की कमी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर बताएंगे, निम्न में से विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी नहीं होती है। यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया कि कौन सी बीमारी नहीं होती है, ठीक है, कौन सी बीमारी नहीं होती है, तो बताएंगे आप लोग कौन सी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे, तो देख लीजिए ऑप्शन ए जो कि होता है रात्रि का अंधता, और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि विटामिन ए किस में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में। और ऑप्शन बी होगा केराटोमेलेसिया, वेरी या कार्नियल जीरोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वेरी रोग जो कि विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। पूछा गया है नहीं होता है, कौन सा बीमारी नहीं होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वेरी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर बताएंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित बीमारी है। इसमें से बताना है कि जीवाणु जनित बीमारी कौन सी, खसरा, मम्स, एड्स या डिप्थीरिया। तो बताएंगे सभी लोग जीवाणु जनित बीमारी, सभी लोग मुझे बता दीजिए जीवाणु जनित बीमारी इसमें से कौन सी है, फटाफट से आंसर करिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कौन सा बीमारी, तो डिप्थीरिया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, डिप्थीरिया जो कि जीवाणु जनित बीमारी है। क्लियर हो गया, ऑप्शन टी हो जाएगा, यानी कि डिप्थीरिया जो कि जीवाणु जनित बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताएंगे टोडलर उम्र क्या होती है, बताएंगे टोडलर की उम्र कितनी होती है, एक बार मुझे बताइए। 0 से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 1 से 5 वर्ष या 2 से 5 वर्ष, तो मुझे बताइए टोडलर उम्र क्या होती है, तो ऑप्शन पी हो जाएगा, यानी कि 1 से 3 वर्ष, ठीक है। कितना होता है, तो 1 से 3 वर्ष होता है आपका टोडलर, ठीक है, टोडलर का उम्र क्या होता है, तो 1 से 3 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12th नंबर, 12वां नंबर बताएंगे, किस एज ग्रुप के बच्चे को इन्फेंट या शिशु कहते हैं। तो बताइए कितने से कितने वर्ष की बीच में वाले बच्चों को कहा जाता है आपका इन्फेंट या शिशु, ठीक है, इन्फेंट या शिशु। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम आप में से जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में ज़्यादा पूछने वाला भी क्वेश्चन ये है। यदि आपने प्रीवियस ईयर कहीं लगाया हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा हो, तो उसमें आपने जरूर देखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 0 से 1 वर्ष, ठीक है, 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को क्या कहा जाता है, इन्फेंट या शिशु,
ठीक है, इन्फेंट या शिशु कहते हैं। क्लियर हो गया, 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 13वां नंबर, बताइए जल्दी से, किस उम्र का बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? सभी लोग बताइए, किस उम्र का बच्चा होता है जो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 महीने? तो मुझे बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? किस उम्र का बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? फटाफट से 13 का राइट आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर आता है। और आप सभी दोस्त जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं तो एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि शेयर करें। आप लोगों को कहा जाता है तो शेयर कर दिया करें, ठीक है, उससे हमें मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए बताइए सभी लोग, और लाइक कर दीजिए जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं। 13 का राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन सी बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? तो 3 महीने, यानी कि किस उम्र का बच्चा? ठीक है, 3 महीने का बच्चा होता है वो अपनी मम्मी को पहचानना, यानी कि माँ को सादी तरीके से कहें तो, और ठीक है मॉडर्न में कहें तो मॉम को पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, मॉम को, अब मॉडर्न में हो गया मॉम डैड, ठीक है, तो मॉम को पहचानना शुरू कर देता है अपने, ठीक है, 3 महीने पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न में बताएंगे, निम्न में से कौन सा बच्चों में पाए जाने वाला आदत या हैबिट संबंधी रोग नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा है। इसमें से 3 तो आप कहे गए हैं, लेकिन एक जो है वो हैबिट नहीं है। तो सभी लोग बताइए जल्दी से। अंगूठा चूसना है, ये बिल्कुल सी जाहिर सी बात है कि ये है, ठीक है, अंगूठा चूसना, नाखून खाना या शरीर के अंगों को काटना। ठीक है, देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं उनका हैबिट होता है कि वो सब नाखून चूसते ही रहते हैं। ठीक है, नाखून चूसते ही रहते हैं। हमारे यहाँ भी एक है, ठीक है, बुआ की लड़की, तो वो अभी तक इतनी बड़ी हो गई, अभी तक 5-6 साल की, फिर भी नाखून छोड़ती नहीं थी। ठीक है, और मुंह को अंगूठा चूसना नहीं छोड़ती थी, मुंह को नाखून से काटना, बार बार काटते रहना। ठीक है, ये भी एक हैबिट होती है। और शरीर के अंगों को काटना, ठीक है, वो भी हैबिट होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि हैबिट कौन सी नहीं है, तो मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, जो कि एक बच्चों में पाए जाने वाला आदत संबंधी रोग नहीं है। चलिए 15वां नंबर प्रश्न बताएंगे, एक्लेम्पीसिया का, ठीक है, अलार्मिंग सिम्टम। सब लोग बताइए जल्दी से, एक्लेम्पीसिया का अलार्मिंग सिम्टम कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी, यानी कि सिर दर्द, नींद में व्यवस्था, यूरिन आउटपुट में कमी, यानी कि तीनों सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक्लेम्पीसिया का अलार्मिंग सिम्टम है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर बताएंगे, प्री एक्लेम्पीसिया के कारण होने वाले, ठीक है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा मैटरनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है? प्री एक्लेम्पीसिया के कारण होने वाले मैटरनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पूछा क्या है? ठीक है, 3 तो है, लेकिन इसमें से एक कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि प्री एक्लेम्पीसिया के कारण होने वाली मेंटल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 17 नंबर बताएंगे, एक्लेम्पीसिया की मेंटल कॉम्प्लिकेशन है। सभी लोग बताएंगे एक्लेम्पीसिया की मेंटल कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? 17 का आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि मस्तिष्क रक्तस्राव, ठीक है, दृष्टि में व्यवधान व पोस्टमार्टम साइकोसिस, जो कि एक्लेम्पीसिया की मेंटल कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तीनों हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 18 नंबर बताएंगे, एक्लेम्पीसिया के कारण होने वाले कंक्लूजन के ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है, तो कौन सा है इसमें से? बताएंगे सभी लोग, 18 का राइट आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि MgSO4। ठीक है, MgSO4 जो कि एक्लेम्पीसिया के कारण होने वाले कंक्लूसिव ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ऑप्शन ए जो लोग भी दिए हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, 19 नंबर प्रश्न, ECT में प्रयुक्त किए जाने वाले वोल्टेज की मात्रा। ठीक है, ECT जब किया जाता है तो उसमें कितने वोल्टेज की मात्रा रहती है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। कितना? 20 से 30 वोल्ट, 90 से 140 वोल्ट, 140 से 200 वोल्ट, 210 वोल्ट, या आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 200 से 240 वोल्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, जो लोग भी ऑप्शन बी दिए हैं बिल्कुल सही है, यानी कि क्या हो जाएगा? तो 90 से 140 वोल्ट, जो कि ECT में प्रयुक्त किए जाने वाले वोल्टेज की मात्रा होती है। ठीक है,
चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, देखेंगे निम्न में से एंटी डिप्रेसेंट दवा का उदाहरण। सभी लोग बताएंगे, इसमें से बताएंगे एंटी डिप्रेसेंट की दवा का उदाहरण कौन सा है, फटाफट से बताएंगे कौन सा है, फटाफट से आंसर करिए। 20 नंबर का 20वें का आंसर कर दीजिए, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यानी कि उपरोक्त सभी यानी कि फ्लोक्टोसिन, ठीक है, क्लोमिप्रामिन और एमिट्रिप्लिन, जो कि आपकी एंटी डिप्रेसेंट दवा का उदाहरण है, ठीक है, सभी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए, तो ये रहे आपके 20 प्रश्न। जो लोग भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। और कैसा लगा आप सभी से क्लास, ठीक है, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा आपका, ठीक है, आज का क्लास, ठीक है। तो दोस्तों में भी शेयर करेंगे। जो लोग भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल टारगेट विद सर सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, दिन शुभ हो आप सभी का। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें।